जय हिंद दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है सीटेट पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तिथि 29 जनवरी 2012 को पूछा गया सभी प्रश्न आपके एक ही वीडियो में सम्मिलित है, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये PYQ क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जो आगामी 8 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्पों को चुनिए। तो प्रश्न संख्या 1 है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में डैश चिन्हित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वैधता, 2 में है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, ऑप्शन नंबर 3 में है प्रश्नों के प्रकार, ऑप्शन नंबर 4 में है विश्वसनीयता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वैधता। ऑप्शन नंबर 1 इसका वैधता सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो निर्मित प्रश्न परीक्षण के उद्देश्य संबंधी मानकों को पूरा करता है वह प्रश्न पत्र की वैधता का परिचायक है। क्वेश्चन नंबर 2, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विकास है कि ऑप्शन नंबर 1 एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 1 आकलन बहुत किफ़ायती यानी मित व्ययी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो आपका होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने परीक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन नंबर 1 अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 सीखने के लिए विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक शिक्षार्थी अच्छे से सीख सकें। अगला क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक, ऑप्शन नंबर 2 आनुवंशिक, ऑप्शन नंबर 3 नैतिक और ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वाइगोत्स्की जो हैं यह सामाजिक अवधारणाओं का अवलंबन करते हैं, इसलिए वाइगोत्स्की का सामाजिक के में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो सामाजिक। तो इसको विस्तार से देखिए, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। उनके अनुसार सीखना
या निष्क्रिय रूप से सीखने की अपेक्षा व्यवहारिक तथा रचनात्मक ढंग से सीखना अधिक उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित होती है। तो शिक्षिका अधिगम शैली, तो ऑप्शन नंबर 1 में है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए, शिक्षा गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। शिक्षिका जो है यह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, क्योंकि शिक्षिका कक्ष में विविध बुद्धि लब्धि वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 सक्रिय भागीदारिता, ऑप्शन नंबर 2 अनुदेशात्मक सामग्री की उचित संगठन, ऑप्शन नंबर 3 अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। अगला ऑप्शन है 4 में सीखने की तत्परता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सक्रिय भागीदारिता। सक्रिय भागीदारिता का मतलब हो गया कि सभी लोग जितने भी संगठन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं, वे सबका सब सक्रिय रूप से कार्य में शामिल हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन नंबर 1 है विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर 4 में है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा विषय वस्तु में प्रवीणता, यानी कि किसी भी टीचर को, यानी कि शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक है वह विषय वस्तु में प्रवीणता है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति तब तक संभव नहीं हो सकती है जब तक कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान न हो। अगर किसी भी शिक्षक को पूर्ण रूप से ज्ञान अगर अपनी विषय वस्तु पर प्रवीणता है, तब जाकर के ही वह बच्चों को अच्छा से शिक्षा दे सकता है, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों की वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर 2 वैश्विक प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन नंबर 3 परियोजनात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर 4 प्रगतिशील चिंतन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है कि राज्य के स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय सिर्फ विद्यालय में लड़कियों को ही वरीयता दिया जाता है। तो इसका कारण है कि वहाँ सिर्फ लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? ऑप्शन नंबर 1 विस्तृत व्याख्यान करना, ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ऑप्शन नंबर 3 श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, ऑप्शन नंबर 4 बीज की वृद्धि के चित्र को दिखाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण के सबसे प्रभावी पद्धति है वह विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज को बोने के लिए कहना और जैसे जैसे बीज का अंकुरण होता है उसके सारे चरणों का अवलोकन करना। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है
ऑप्शन 2, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। ऑप्शन है 4, व्यवस्था फेल हुई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्था अगर सही ढंग से होती है तो बच्चा फेल नहीं होता है। अगर बच्चा फेल होने का तात्पर्य हुआ है तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है, क्योंकि विद्यालय बच्चों को मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करने के साथ साथ उसकी शैक्षिक उपलब्धियों का भी दिशा का निर्धारण करता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि व्यवस्था फेल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपना करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपना करके। यह ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन है यह बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपना करके किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा यानी कि मात्रारोपण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि समावेशी का मतलब होता है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाना। विविधता मतलब कि भिन्नता का उत्सव मनाना, ताकि बच्चों के दिमागी संतुलन बढ़िया होगा। और शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में बिना किसी अक्षमताओं का वाले बच्चों के साथ शामिल कर करके हम उसको यानी कि समावेशी शिक्षा दे सकते हैं। समावेशी का मतलब होता है कि उसमें तेज और मंद बुद्धि का दोनों को एक साथ समाहित करके उसको शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य तथा असत्य। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यह आपका सत्य असत्य ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब हो गया कि 1 नंबर वाला, जिसमें सत्य और असत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाने से यानी कि लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, क्योंकि यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है न कि बालक शिक्षा के लिए है। यह शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें शिक्षार्थियों को सामाजिक विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन नंबर 3, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ऑप्शन नंबर 4, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीन पियाजे के अनुसार अनुकरण, स्मृति। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों में आपका अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण है, जबकि सामाजिक मुद्दों से सरोकार अगर होगा तो इसका वाइगोत्स्की के अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है।
ऑप्शन नंबर 1, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, जो नैतिक मुद्दा पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके उनको विशेष शिक्षा दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। ऑप्शन नंबर 2 वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। ऑप्शन नंबर 3 पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। ऑप्शन नंबर 4 वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीखें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। निर्योग का मतलब होता है कि जब बच्चा को कुछ जानकारी नहीं हो, तब वह बच्चा अगर विद्यालय में आता है तो क्या करना चाहिए। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चों की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य परीक्षार्थियों या विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा उस ढंग का अगर होगा, निर्योग्य बच्चा पहली बार जब विद्यालय आएगा तो सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। ऑप्शन नंबर 2, वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 4, सीखने की अनुमति। यानी कि क्वेश्चन है आपका, प्रायः शिक्षार्थियों के त्रुटियां माने गलतियों की ओर क्या संकेत करती है। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। प्राक्कलन का निर्माण करना, प्राक्कलन का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 समस्या के प्रति जागरूक रहना। तो समस्या के प्रति जागरूकता समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, क्योंकि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन नंबर 1, केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन नंबर 2, पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन नंबर 3, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों हमेशा समूहों में से ही बेहतर सीखते हैं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं, यानी विभिन्न तरीक़ा से वे सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक और आध्यात्मिक। सीखने का जो तरीका है यह ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 भावात्मक। ऑप्शन नंबर 3 भावात्मक। कौन से सीखने का क्षेत्र है? तो भावात्मक है। अधिगम के 3 अनुक्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। बच्चा प्यार दुलार करने पर भी सीखता है, यह उसकी भावनात्मक अनुक्षेत्र संबंधी अधिगम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को आनुवांशिक अनुशासित करने की ज़रूरत है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बच्चा संभवतः इस कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है कि यह कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बार बार मतलब यानी कि एक ही काम को अनेक बार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सभी तरह के विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, यह जो है कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर 3 संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 4 मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक विभाजित किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। ऑप्शन नंबर इसका 2 नंबर, यानी कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 29, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है, ज्ञान के निर्माण पर, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान के निर्माण, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान के निर्माण। तो यह उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है, क्योंकि शिक्षा या शिक्षिका दृश्य सामग्री की सहायता से शिक्षण को विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान से जोड़ रही है तथा उनके अनुभवों के आधार पर पोषण की संकल्पनाओं को क्या कर रही है? सिखा रही है।
अगला क्वेश्चन है आपका, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है? वियोग दुश्चिंतता के कारण, सामाजिक दुश्चिंतता के कारण, संवेगात्मक दुश्चिंतता के कारण, अजनबी दुश्चिंतता के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 संवेगात्मक ये दुश्चिंतता, यानी कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंतता के कारण रोता है क्योंकि बच्चे को माँ से अधिक लगाव होता है। बच्चे को माँ से अधिक लगाव होता है। भाग 2 गणित है। इसमें आपका सिर्फ क्वेश्चन के साथ आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि आप प्रश्न देखिए और आंसर को और अपने से बना करके उसको पूरा करते चलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं का गिनना। ऑप्शन नंबर 2 सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। ऑप्शन नंबर 3 2 या 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न वाले रंग, मोती और धागे का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 कटवा गिनती। ऑप्शन नंबर 4 कटवा गिनती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। स्थानीय मान की महत्ता को समझने, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने, शब्दों में दी गई संख्याओं को समान संख्यात्मक लिखने, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या को लिखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करेंगे? तो 176 को 3 से विभाजित करने के बाद में आपका शेषफल 2 आएगा, और फिर 173 को विभाजित करने पर शेषफल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। 500 सेंटीमीटर जोड़ 50 मीटर जोड़ 5 किलोमीटर बराबर है। यानी कि 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर, यह किसके बराबर है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 के बराबर है, यानी कि 50 और 55 मीटर, 5055 मीटर। 63,606 में 6 का स्थानीय मानों का जोगफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 6066 6606। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा 6066। 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 3906 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। तो नीचे दिए गए पैटर्न के 1 × 1 = 1, 11 × 1 = 21, यानी कि इसका गुणन करते जब जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका 12 34 54 321। 12 34 54 321, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा।
पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों में सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 निम्नलिखित में कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में कौन सा सही है? आप इसको बना करके देख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, क्योंकि 1000 की पूर्ववर्ती संख्या 1000 प्लस 1, यानी कि 1001 की पूर्ववर्ती संख्या 1001 घटाओ 1 बराबर 1000, अतः कथन 1 जो है यह क्या है आपका? यह सही है। ऑप्शन नंबर 1 एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इस क्वेश्चन में आपका कुल खिलौना 239 है और लाए गए खिलौने 70 है। कुल खिलौनों का योग यानी कि सबको जोड़ देंगे तो 309 है और बिका हुआ खिलौना 152 है, तो 239 जोड़ 70 और घटाओ 152, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक पेंसिल का मूल्य 2.1/2 है, यानी कि 2 दूना 4 1 5/2 है, तो अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, तो उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है 55 रुपया, क्योंकि अब इसको ध्यान से समझें। चूँकि एक पेंसिल का मूल्य 2.1/2 रुपया यानी कि 5/2 रुपया है, तो 1.5 दर्जन पेंसिल का मूल्य तो 1 × 12 जोड़ 6, यानी कि 1 दर्जन का 12 गो और आधा दर्जन का 6 गो, यानी कि 12 6 18 × 5/2, तो 18 × 5/2, तो 18 9 से 2 से कट जाएगा, 9 दूना 18 और 18 और 5 से गुना कर देंगे तो 9 दूना 18, यानी कि 45 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 37 59 गुने 95 73 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का जोगफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 42 का सही उत्तर है 1 नंबर 7, क्योंकि 37 59 गुने 95 73 का गुणनफल 3,59,84,907 है, जिसका इकाई स्थान 7, दहाई 0, फिर जोगफल 7 + 0, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 2 अनुपात यानी कि 2:58 पर, यानी कि शाम से 4 घंटे 59 पहले क्या समय होगा? 2:58 शाम से 4 घंटे 59 पहले का जो समय होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 9:59 सुबह का समय होगा। यदि 56 75 67 56 7 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका 3 सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 19,000 जोड़ 19 सैकड़े जोड़ 19 इकाई गैस के बराबर है, तो यह ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है 20,919 के बराबर है, 20,919 के बराबर है, क्योंकि 19,000 यानी कि 19 इकाई है, तो 19 × 1 सैकड़ा है, तो 19 × 100 हज़ार है, तो 19 × 1000, यानी कि 19,000 जोड़ 19 100 जोड़ 19 यानी कि 20,919 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 1/2 में कितने 1/8 हैं? 1/2 में कितने 1/8
8 है। तो स्टार माना कि 1/2 में x का मान हो जाएगा 1/8 है, तो x गुने 1/2 बराबर 1/8, यानी कि यह कट करके आपका हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन गलत है, क्योंकि x का वैल्यू आएगा 1/4, लेकिन इसका x का जो वैल्यू आएगा ये 1/4 आएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन है यानी कि x गुने 1/2 बराबर हो जाएगा आपका 1/8। 1/8 यानी कि यह कट करके हो जाएगा 2 चौका 8, यानी कि x का वैल्यू जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसलिए यह ऑप्शन इसका गलत है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धन राशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है वह क्या है? प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह रोल प्ले, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले करना। भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले करना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक शिक्षक आधार 10 से और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करते हैं। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। ऑप्शन नंबर 3 योगात्मक आकलन करना। ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ऑप्शन नंबर 2 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 3 बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 4 6 अंकों तक गणना करना। क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संख्याओं को सैकड़ों, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। क्वेश्चन नंबर 50 कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां बढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सेंटीमीटर वाला रूलर और नाचने वाली टेप, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फुटम, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ मीटर हो। ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? तो विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने हेतु आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। ऑप्शन नंबर 3 आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। ऑप्शन नंबर 4 इकाई वर्गों के गणन की सहायता आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का 1 नंबर। ऑप्शन नंबर 51 का 1 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। क्वेश्चन नंबर 52 है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है?
केवल एल्गोरिथम का प्रयोग वर्णन करके, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बच्चों को गणित के संबंधी कौशलों को बढ़ाया सिखाया जा सकता है। सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का गणन करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है, उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम, सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि संकलनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम दे रही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 54, जोग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सकल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। सवाल का बोधन और सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 54 का 1 नंबर। ऑप्शन नंबर 54 का 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भिन्नों की जोग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। तो 1/2 पहिलका, 1/4 और 1/7 उपरोक्त गतिविधि है विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, विषय वस्तु पश्च गतिविधि, समय की बर्बादी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, विषय वस्तु की पूर्व की गतिविधि। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए है कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर 3, विभाजन वाले वस्तुओं या सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। ऑप्शन नंबर 4, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वह विभाजक से कम है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। भिन्नों का जोग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत कम है। 2/3 + 2/5 बराबर 4/10। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना, असमान भिन्नों के जोग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवालों पर अभ्यास कराना। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के जोग वाले सवालों का अभ्यास करना। ऑप्शन नंबर 4, हर के लघुत्तम समयवर्त यानी कि लसा की संकल्पना को स्पष्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। यह प्रश्न आपका 2012 सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति का परिमाप क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इसका सही उत्तर इसमें दिया नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसका 96। सही उत्तर जो होगा यह 96 सही उत्तर इसका होगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 यानी कि 5 आकृति, 3 और 2 5 आकृति दिया हुआ है, सब में 6 6 है। अतः आकृति का परिमाप 6 1 2 3 4 5 यानी कि आकृति की परिमाप जो है यह टोटल मिल करके आपका 96 सेंटीमीटर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना। ऑप्शन नंबर 2 खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। 60 नंबर है, एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक से बना है जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो ब्लॉकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ब्लॉक की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 60। ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक सतह में कुल ब्लॉक 5 गुने 4 है, यानी कि प्रत्येक में कितना है 5 गुने 4 है। 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 5 5 गो है और 4 है, तो 5 चौका 20। पर्यावरण अध्ययन क्वेश्चन नंबर 61। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय का पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इसे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनियमितता के कारण पता लगाना और पता करना और समीर को परामर्श देना। क्वेश्चन नंबर 62 है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। ऑप्शन नंबर 1 उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। यह पढ़ाते समय कि खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का 62 का 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि उसे धूप में खुला फैला देती है। उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह हरा धनिया और की ओर संकेत कर रही है, क्योंकि यदि हरे धनियों को भींगे हुए पतले सूती कपड़े में लपेट कर रखें तो वह कई दिन तक ताज़ा रख सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उसे गीले कपड़े में लपेट करके रखा जा सकता है। यानी कि हरा धनिया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी होता है। तो इसका सही उत्तर है, तो उसके द्वारा निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आ जाती है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना से ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना से कम है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर विचित्रित दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन के लिए कहना है। संकल्पना या शब्दावली का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर विचित्र दिखाना। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार करता है। आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जब बच्चे की व्यवहार आक्रामक होता है तब वह बच्चा तनावग्रस्त की स्थिति में होता है, उसकी पहचान की जा सकती है। अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे पा सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 68 का 2 नंबर। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? ऑप्शन नंबर 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, क्या पानी के अंदर वायु है? इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उसे कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। ऑप्शन नंबर 70 का सही उत्तर हो जाएगा
एक नंबर सब्जियों को अच्छी तरह से धो करके और उसके बाद में फिर काटना, ऑप्शन नंबर 1। पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। गुब्बारे में हवा भरना। 2 भरे हुए गुब्बारे के एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक के गुब्बारे को फोड़ दें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 71 का 2 नंबर। ऑप्शन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और यह 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और वह यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासन रहती है। तो ऑप्शन नंबर 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वह कक्षा में प्रभावी तरीका से। क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर सही उत्तर है। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक यानी कि अलग करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 प्रक्रमों में किसका उपयोग करना चाहिए? निस्यंदन, निष्पादन, वाष्पन और अवसादन। वाष्पन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वाष्पन की क्रिया सबसे बाद में होती है। अवसादन, निस्तारण और वाष्पन यानी कि गर्म करके उसको शुद्ध रूप से जमा किया जा सकता है, इसलिए वाष्पन की क्रिया सबसे बाद में होती है। क्वेश्चन नंबर 74, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। पानी को रंगरहित करने, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो डैश से भरपूर हो, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। क्वेश्चन नंबर 75 का 1 जो प्रोटीन से परिपूर्ण हो, प्रोटीन से भरी हो। क्वेश्चन नंबर 76, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, डैश के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, मछली घर की शोभा बढ़ाने। डैश के लिए मछली घर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 77 का 3 नंबर, क्योंकि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करना सही है। इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज करने,
मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें और हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपरोक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो 1, 3 और 4 को। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 78 का सही उत्तर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव जंतु, अंडे देने वाले जीव जंतु। निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? एक्स में रखे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 79 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर ऑप्शन को रखा जा सकता है मगरमच्छ को। निम्नलिखित में से ये जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण करना, वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जीवों में वृद्धि और प्रजनन की प्रक्रिया उपलब्ध होती है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? मगरमच्छ, मलेरिया, एनीमिया, यानी कि मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता यानी लौह, लौह, मलेरिया, एनीमिया, लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। मच्छर, डेंगू, लौह और गुड़। ऑप्शन नंबर 81 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ऑप्शन नंबर 1, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है। क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह ऑक्सीजन रहित है। ऑक्सीजन रहित है। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल नहीं, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, पानी, हवा, यानी 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, यह चांद पर है। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, चेचक, डेंगू और फ्लाई मच, यानी कि क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर अपने पोस्टर के माध्यम से डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा? प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। ऑप्शन नंबर 85 का सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स से खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। पोषक तत्वों में भरपूर भोजन के इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 86 का 2 नंबर। ऑप्शन नंबर 86 का 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने
चाहिए। शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्यान करना, विस्तार देना और मूल्यांकन करना। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना में से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। ऑप्शन नंबर 1, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें और उनमें आए परिवर्तनों का रिकॉर्ड करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शामिल करना, मूल्यांकन करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, खोजबीन करना और मूल्यांकन और खोजबीन करना, यानी कि सही उत्तर 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शामिल करना और खोजबीन करना। एक कक्षा के अनुभाग अ और पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने के कारण ऐसा हो सकता है ग्रीन बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दृश्य श्रव्य सामग्री या बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 89, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें एक विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना हो और उनके काम का पर्यवेक्षण करना, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? कौन सा सही तरीका है? डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी भाषा मंदिरा पहली बार कक्षा में यानी पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि प्रयोगों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना चाहती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना चाहती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, यानी कि मंदिरा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, क्योंकि मंदिरा लिंग, वचन, क्रिया आदि के दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो ऑप्शन नंबर 92 का सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन है? भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य। क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पाठों की संख्या। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। ऑप्शन नंबर 2 कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षकों के लिए गहन समस्या है।
ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अर्जन सहज और अस्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बच्चों को सिखाने की दो भाषाओं के माध्यम से विद्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर 96 का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 96 का 1 नंबर, क्योंकि बच्चों को सिखाने एक भाषा जो है यह बहुभाषी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, समुद्र वातावरण एवं बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता आदि महत्वपूर्ण आयाम है, जबकि दो भाषाओं के मध्य अंतर और समानता का विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की भाषाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा 97 नंबर का, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देने के लिए उसकी परिवेश से ही जुड़ी शिक्षाओं यानी भाषा का अध्ययन किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जल्दी उसको सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी की व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। क्वेश्चन नंबर 99, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने का क्षमता आकलन, व्याकरणिक नियम, काव्य संदर्भ, निबंध लिखने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सीखने की क्षमता का आकलन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। बादल, असमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। संज्ञा की परिभाषित कीजिए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी को लिखना। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? सबसे कम प्रभावी संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना। संवाद अदायगी यानी कि 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास यानी कि प्राथमिक स्तर के मौखिक व्यक्ति के अंतर्गत संवाद करना, अपने अनुभवों को व्यक्त करना एवं परस्पर बातचीत करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए विकल्प 2 ही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें कक्षा में अलग बैठा देना चाहिए, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, कम पाठों वाले पाठ्य पुस्तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103 का 1 सही है।
क्वेश्चन नंबर 104, बहुभाषिकता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। भाषा ही सीखने में खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। 104 का क्वेश्चन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरिकुलर होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन अपनी भाषा का के नियमन और व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ वे आते हैं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरह में वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चों जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा उस समूह के बच्चे जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर नहीं मदद करते। इस तरह से बच्चे क्वेश्चन है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 गणित। ऑप्शन नंबर 3 गणित। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? जो दुकानदारी करते हैं, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चों ने दुकानदारी करते हैं और न ही स्कूल जाते हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते। 107 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो दुकानदारी करते हैं वे बच्चे सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करना चाहिए। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीखते हैं, बच्चों की गणित सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में कम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि वे जन्म से ही बहुत दक्ष हैं। वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। इनसे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। वे जन्म से ही बहुत दक्ष होते हैं, वे कभी कभी गलती नहीं करते हैं। एक होगा ऑप्शन नंबर 3। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती है उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर अच्छा होता है, खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, खराब अच्छा होता रहता है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि खराब अच्छा होता रहता है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को संकुचित कर सकता है, सीमित कर सकता है और बनाने में मदद करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। 111 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईक प्रत्यय का उदाहरण है ईक का सांस्कृतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक में है जो ईक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, मान गणित का अर्थ क्या होता है? मन गणित का मन ही मन हिसाब लगाना, गणित मन गठन थे। मन गणित का मतलब हो गया 113 का 1 नंबर सही उत्तर है मन ही मन हिसाब लगाना। संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? अध्ययन किया गया, दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अध्ययन किया गया। हरा भरा जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तनमन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर जग से तुम और तुमसे हैं प्यारा संसार, हरा भरा जीवन अपना।
हरा भरा जीवन का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 115, खुशियों से परिपूर्ण जीवन, पेड़ पौधे से घिरा जीवन, हरे रंगों से हरियाली युक्त जीवन। यानी कि 115 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती है? पेड़ों की हवा, नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान। 116 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, समस्त प्राकृतिक उपादान। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? पौधे एवं डालियाँ को। वृंद लगाएं, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और उसके उत्पन्न होने वाली खुशी। क्वेश्चन नंबर 117 का 4 नंबर उत्तर इसका सही होगा। 4 नंबर यानी प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। कवि यह संदेश देना चाहता है कि चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत शामिल है, जीवन में सब बेकार है, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। 118 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। जग से तुम और जग से हैं, तुम से हैं हमारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, संसार चलाने में व्यक्तियों की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 119 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। अनुपम से अभिप्राय है जिसकी उपमा न की जा सके, सुखद, मनोहारी। 120 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का, यानी कि जिसकी उपमा न की जा सके उसी को हम क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं।